हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स वन टॉपिक विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम टाइटल की बात करते हैं और टाइटल से ही चैप्टर को समझने की ट्राई करें तो टाइटल में अपने को एक शब्द दिखता है जो कि है इक्वेशन। व्हाट इज़ एन इक्वेशन? तो अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें दो साइड्स होती है। एक होता है LHS जो कि होता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक साइड होता है RHS जो कि होता है राइट हैंड साइड। तो एक LHS होता है, एक RHS होता है, और इन दोनों के बीच में होता है इक्वल टू साइन। ये जो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होता है जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं उसको बोला जाता है एक इक्वेशन। ऑलराइट, सो इक्वेशन क्या होता है ये समझ लिया। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो पहली बात तो ये एक इक्वेशन होगा। लीनियर ये टर्म आता है उसके डिग्री से। नाउ व्हाट इज द डिग्री? डिग्री जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन द इक्वेशन। तो अगर मैं पढ़ूं लीनियर इक्वेशन तो एक इक्वेशन होगा, और लीनियर इसका अर्थ कहाँ से आता है? उसके डिग्री से। और डिग्री होता क्या है? हाईएस्ट पावर। यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट अस से मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 3। अब यहाँ पे आपको तीन टर्म दिखेंगे। एक है x वाला टर्म, एक है y वाला टर्म, और एक है कांस्टेंट वाला टर्म। ये साइड जो होगा वो होगा LHS, ये साइड होगा RHS। तो एक LHS होता है, एक RHS होता है, दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है, यानी कि एक इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जो भी टर्म्स है, इस टर्म बेसिकली इस टर्म का जो डिग्री है या फिर पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और यहाँ पे क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है यानी कि पावर जो है 0 है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो यानी कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो पावर है वो 0 है। इसको हटा देता हूँ, ये यहाँ पे है डिग्री 1 वाला टर्म, यहाँ पे भी है डिग्री 1 वाला टर्म, सॉरी पावर 1 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो अगर हम देखें, हाईएस्ट पावर क्योंकि वो 1 है, दैट इज वाई ये जो पूरा टर्म मतलब ये जो पूरा इक्वेशन बन जाता है वो हो जाता है लीनियर इक्वेशन। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज अ वेरिएबल। अपन ने बात किया इक्वेशन क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर उसका जो होगा वो आपका 1 होगा। तो लेट अस नाउ स्टडी द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म के बारे में अपन बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि कभी भी अगर अपने को एक इक्वेशन दिखेगा इन टू वेरिएबल्स तो अपने को कैसे दिखेगा, तो कैसा दिखेगा वो अपन जनरल फॉर्म से पता कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, LETV यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका जो जनरल फॉर्म है वो अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, AX + BY + C = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो येस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल है जो कि x है उसका पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, और ओवरऑल डिग्री जो है, ओवरऑल जो डिग्री है इस इक्वेशन का वो भी आपका 1 है. दैट इज वाई इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब ये जो है इधर तक ही नहीं रुकता, यहाँ पे आपको जो a b c जो टर्म्स है वो आपके रियल होनी चाहिए. दे शुड टेक रियल वैल्यूज. a b c आपके रियल वैल्यूज लेने चाहिए, और a और b शुड नॉट इक्वल टू 0. तो दिस एज अ होल defines the general form of linear equation in two variables. अब यार ए बी सी रियल होने चाहिए ऑफ कोर्स, या तो अपन आगे जाके पढ़ते हैं हायर स्टैंडर्ड्स में कि रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. बट यहाँ पे इधर की बात करें तो ए बी सी यहाँ पे रियल होनी चाहिए, इतनी बात है आपको, और ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0. अब वाई इज दिस कंडीशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर a या तो b 0 हो गया यानी कि इट वुड बी अ लीनियर इक्वेशन, बट इट वोंट बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर a और b, a या तो b इनमें से एक टर्म 0 हो गया, तो लेट से, ठीक है मैं लिख देता हूँ, लेट से मैंने a को 0 कर दिया, लेट से मैंने a को 0 कर दिया, a0 तो ये वाला टर्म है, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा by प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशन है इट इज अ लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन है बट नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या, y एक ही वेरिएबल है, c कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ रियल कांस्टेंट्स, दे आर नॉट वेरिएबल्स. ए बी सी होते हैं रियल कांस्टेंट्स, यानी कि वैल्यूज है वो, दे आर नॉट वेरिएबल्स. ए बी यहाँ पे 0 नहीं होने चाहिए. अगर ए 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बचेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैंने ए को 0 कर दिया तो ओनली बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये बचेगा. तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन तो है बट नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इस बात को आपको याद रखना है, और जनरल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कई बार आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसीलिए इसको याद रखना. ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना, जो भी कंडीशंस लिखी होती है वो स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स का क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, सो इस सेक्शन में अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास 4 टेक्निक्स है जो कि अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली जो टेक्निक है वो अगर मैं आपको बता दूं वो है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन सेकेंड जो टेक्निक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. थर्ड जो टेक्निक अपन पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड. और फोर्थ टेक्निक जो है वो है क्रेमर्स रूल. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखे गए हैं. क्रेमर्स रूल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड. ओके, एलिमिनेशन मेथड में हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास
दो इक्वेशंस हैं, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, और है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है। जब कभी भी आपको दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, ऐसा कोई सिस्टम दिखेगा तो हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ऐसे वैल्यूज ऑफ x एंड y, बेसिकली एक ही वैल्यू ऑफ x और ऐसी एक ही वैल्यू ऑफ y जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट इज व्हाट इज नोन एज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y जो दोनों इक्वेशन में डालने पे सेटिस्फाई कर जाए, उनको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन पकड़ा दूँ, लेट्स से मेरे पास एक ही इक्वेशन है और मेरे को बोला गया कि बताओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, तो इसके तो एक्चुअल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वाई इनफाइनाइट? बिकॉज क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है तो मैं यार x के तो बहुत सारे वैल्यू डाल सकता हूँ, y के भी बहुत सारे वैल्यू डाल सकता हूँ। तो लेट अस से मैं x की वैल्यू डालता हूँ 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। ये एक सोल्यूशन है क्योंकि ये जो है x और y के वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर लेट से मैं डाल सकता हूँ x की वैल्यू अगर मैं 3 कर दूँ, x की वैल्यू मैं अगर 3 कर दूँ तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये भी एक सोल्यूशन है। ओके, वैसे ही ये भी एक सोल्यूशन है। 9,0 भी एक सोल्यूशन जो कि इसको सेटिस्फाई कर देगा। फिर 6,1 अब डाल के देखो, अगर मैं x की जगह 0 डालता हूँ, x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 3 3 क्या होगा 9, यानी LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो जब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है। वैसे ही 3,2 डालते हैं, अगर मैं 3,2 डालता हूँ तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 तो 3 + 6 बनेगा। 3 + 6 क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई करना है, यानी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और y डालूँ, वो अगर इक्वेशन में डालने के बाद LHS और RHS सेम आ जाते हैं, यानी कि दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि वो पर्टिकुलर x और y की वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास, ये हटा दो, एक ही इक्वेशन है जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन है जो कि एक LATV है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज भी इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यूज भी इंक्लूड करूँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। बट अपने को ये पढ़ना नहीं, बस आप याद रखना कि हमेशा जब भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आपको 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल होंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आता है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। और मैं केवल एक ही इक्वेशन अगर आपको पकड़ा दूँ तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ये बस आप एक बात याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, अपन मेथड की तरफ जाते हैं। वैसे तो मेरे पास है लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया है, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा एक नंबर मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ सो दैट ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए इस इक्वेशन। सो लेट अस से मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मैं इक्वेशन 1 by 2, लेट से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में। अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा? 2x + 2y = 6। ये मैं एक और इक्वेशन यहाँ पे बना दिया। अब
मेरे पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। मैंने पहले वाली इक्वेशन में एक कांस्टेंट, ये z नहीं है, 2 है, ये 2, एक कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन जनरेट किया। और मेरा ये सब करने का जो मेन एम है वो है कि एक वेरिएबल में एलिमिनेट कर पाऊँ। अब वो कैसे एलिमिनेट करते हैं? अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। 3 को 2 में से हटा, 3 को 2 में से हटा रहा हूँ, तो इसीलिए इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ये सभी मायने लगता है। ये आप जब भी आंसर शीट में लिखोगे तब आप ऐसा ही कुछ फॉर्म में लिखने वाले हो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो ये कैसे दिखेगा? देखो 2x + 3y, तो मैं पहले इक्वेशन 2 लिखूंगा, 2x + 3y = 6। और ये है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द कांस्टेंट, कैसे दिख रहा है इक्वेशन, ये कैसा दिख रहा है। और मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये 6 है, सॉरी। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2x और 2x कट जाएगा, 3y - 2y, यहाँ पे बचेगा y, तो y का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। समझ रहे हो मैंने क्या किया? 2 इक्वेशन थे, 2 लीनियर इक्वेशन थे, 2 वेरिएबल थे, उन दोनों को सॉल्व करके एक यूनिक सोल्यूशन निकालना था। मैंने क्या, मेरा आइडिया क्या है एलिमिनेशन मेथड में, कि मैं एक वेरिएबल को हटाना चाहता हूँ। एक वेरिएबल को मेरे को अगर हटाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने जानबूझ के 2 मल्टीप्लाई किया ताकि वो 2x + 2y = 6 टाइप का दिखे। और क्योंकि यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो बाद में जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सो दैट ये दोनों कटने के बाद मेरे पास एक y वाला ही टर्म बच जाए। तो क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म एंड में बच रहा है, तो मेरे को y वाले टर्म का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान पड़ जाएगा। यही मेन आइडिया रहता है। कोई तो एक इक्वेशन पकड़ते हैं, उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक नया इक्वेशन बनता है। उस नए इक्वेशन और जो पुराने वाला एक इक्वेशन है जो कि वैसा का वैसा ही रखा हमने, उन दोनों इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट या तो कई बार ऐड भी करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अ वेरिएबल। दैट इज़ वाई इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होता है सो दैट एक ही वेरिएबल बचे और उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आसानी से निकाल पाए अपन। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो y का वैल्यू 0 है, अब y का वैल्यू 0 है तो मैं इक्वेशन 1 में y पुट करता हूँ। इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 इन इक्वेशन 1। EQ मतलब इक्वेशन है, तो यहाँ पे y = 0 डालोगे तो x + 0 = 3, यानी कि x का वैल्यू 3। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमने को कौन से वैल्यूज ऑफ x एंड y आया है, अपन ऐसा लिखते हैं फाइनल आंसर में x, y = 3, 0, ऐसा कुछ लिखते हैं। दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। आप देखो अगर मैं 3, 0 यहाँ पे डालता हूँ तो 3 आ रहा है, लेफ्ट में देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो 3 = 3, यानी कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे 3, 0 यहाँ पे डाल के देखो, 3, 0 यहाँ पे डाल के देखो, 3 2 क्या हो जाएगा 6 और y 0 तो 0, 6 + 0 = 6। तो यहाँ पे LHS और RHS का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि ये जो है फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो है सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज वॉट वी कॉल एज अ यूनिक सोल्यूशन। दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन of the 2 equations that we solved. Okay, let us see this example from practice set 1.1 question 2 का 6th question। question 2 का 6th सब क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग बात तो है, आप देख के बता सकते हो यार। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल क्वांटिटीज आपको दिखेगा, 1/3 है, 10/3 है, 1/4 है, 11/4 है। तो यार ये मेरे को ना देखने में अच्छा नहीं लग रहा।
ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, आपके ही वैसे बुक का ये एग्जाम्पल है, तो 1/3x है, 10/3 है, 1/4 है, 11/4 है, मेरे को ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा ना, इन दोनों इक्वेशन को कुछ ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट यार इक्वेशन दिखने में तो अच्छी लगे, मेरे को ऐसा दिख के अच्छा नहीं लगा। ओके, सो लेट अस से मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। मैंने क्या किया, क्योंकि इक्वेशन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन अब दिखेगा कैसे, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इंटू 3 यानी कि बचेगा 1, यानी कि सिर्फ x, यहाँ पे x है। इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे 3y बन जाएगा प्लस 3y, और यहाँ पे 10/3 इंटू 3, इसीलिए मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ आपके लिए 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे 3 यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो x और फिर यहाँ पे 3y बचेगा, और यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ ऐसे देगा, x + 3y = 10, लेट अस सी दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पे और 11/4 है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आपको 4 दिख रहा है, तो मैं क्यों ना इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 दिख रहा था, तो उसी नंबर से थ्रू मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट इक्वेशन जो है वो अच्छी तरीके से अपने को दिखाई दे। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि 1/4 डिनोमिनेटर में आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो मैं उसके वजह से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 4, इक्वेशन 2/4। तो ये इक्वेशन अब कैसे दिखेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 2 4 हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, y बचेगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वापस से 11 बचेगा, और मैं इसको बोल देता हूँ, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे मॉडिफाई हो गया है कि सॉल्व, ये जो क्वेश्चन था वो मैंने मॉडिफाई कर दिया, टू सॉल्व इक्वेशन x + 3y = 10 और 8x + y = 11, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4 है अपना, और ये इक्वेशन 3, तो ये क्वेश्चन इसमें मॉडिफाई हो गया। अब क्या आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइए मैं एक और बार दिखाता हूँ सो दैट आपको एक बार में समझ आ जाए वापस से, ठीक है। तो अब मेरे को इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ सब, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूँ, आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि नीचे 1/3 नीचे 1/4 था, तो मैंने थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट वो सुंदरता बनाए रहे। सुंदरता बनाने के लिए इक्वेशन में वो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप भी ऐसा सोच सकते हो कई बार, अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़ दिखे तो आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है, मैंने मॉडिफाई कर लिया है क्वेश्चन को, और मेरा क्वेश्चन अब ये हो चुका है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, तो मेरे पास है x + 3y और 8x + y, तो क्यों ना, या तो मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कोई तो एक इक्वेशन पकड़ते हैं, उसमें या तो y के या तो x के कॉन्स्टेंट्स जो है उनको मैच करवाते हैं। कॉन्स्टेंट्स एक बार मैच हो जाए उसके बाद या तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो अपन उसको ऐड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जिस ऑपरेशन से आपका एक वेरिएबल हट जाए, या तो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे और एक वेरिएबल को हटाएंगे। तो लेट अस से यहाँ पे 3y दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी 3y जनरेट करना चाहता हूँ, ताकि मैं y वाले टर्म को ही एलिमिनेट कर दूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, और इजी हो जाए और मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में यहाँ पे 3y जनरेट करना चाहता हूँ, तो 3y कैसे जनरेट कर सकता हूँ, मैं 3y यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3। तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/3, तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आएगा 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। यहाँ पे भी उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को वैसे ही रखता हूँ और मैं जस्ट इसके नीचे इसको लिख देता हूँ। अब लेट अस सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, जो मैंने इक्वेशंस जनरेट किए हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, यहाँ पे 3 को 5 से हटा रहा है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 5। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मैंने 24x प्लस 3y इक्वल टू 33 ये इक्वेशन 5 बनाया और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो ये हो जाएगा 24x प्लस 3y इक्वल टू 33 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। आप दोनों को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे इसको काटोगे तो यहाँ पे 23x इक्वल टू 23 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1। और राइट, x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुका है। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो मैं 1 को इस इक्वेशन में डालता हूँ, 1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे 1 आएगा तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 1 उधर से वो साइड जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 और y का वैल्यू आ जाएगा 3। यानी कि इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 1,3 इज यूनिक सॉल्यूशन। तो इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 1,3। ओके, सो ये था तरीका सॉल्व करने का तो लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, क्या करते हैं अपन, या तो x के कांस्टेंट या तो y के कांस्टेंट को सेम बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम इक्वेशन, या तो इस इक्वेशन या तो इस इक्वेशन। वैसे ही देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3y जनरेट किया ना, तो यहाँ पे मैं 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। जो ऊपर और आपको इक्वेशन दिख रहा है उसको मैं 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। तो यहाँ पे 8x आता, यहाँ पे 8x आता, फिर वापस से सब्ट्रैक्ट करता। अब उस केस में क्या होता, x वाला टर्म हट जाता, तो मेरे को y इक्वल टू 3 वहाँ से आता। ओके, आंसर चाहे आप y को एलिमिनेट करो चाहे आप x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करो, आंसर आपको तो 1,3 ही आने वाला है। देखो सेटिस्फाई करके भी देख लो, अगर मैं 1 3 डालता हूँ तो देखो 1 प्लस 9 इज 10 और 1 3 डालता हूँ तो 8 प्लस 3 11। यस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये यूनिक सोल्यूशन है उस इक्वेशन का। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यार जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है मैं वो डिसाइड कर रहा हूँ कि वो नेक्स्ट लेक्चर में ही डालूँ, ताकि आपको हर एक लेक्चर में अलग अलग मेथड सीखने को मिले। पहले लेक्चर में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, दूसरे लेक्चर में अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, तीसरे में अपन क्रीमर्स रूल पढ़ लेंगे और चौथे में अपन लास्ट में ग्राफिकल मेथड करेंगे एंड लास्ट 5th लेक्चर में अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में से। तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हो। तो आप यू कैन ट्राई, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ट्राई प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। बेसिकली वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों के लिए, बट आप एलिमिनेशन क्योंकि पढ़ाया गया है तो एक बार एलिमिनेशन से ट्राई करना और अगली बार जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को ट्राई करना प्रैक्टिस सेट 1.1 को। और मैंने इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी अपलोड किया हूँ,
बेसिकली वहाँ पे आपको माइंड मैप मिल जाएगा, काइंड ऑफ वो शॉर्ट में पूरे चैप्टर में क्या है वो बता रहा है। और उसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, आपका क्रेमर्स रूल है, और आई गेस ग्राफिकल मेथड शायद उसमें नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो आपको 3 मेथड दिख जाएंगे। तो अगर आपको इच्छा है बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करने की, तो आप वहाँ से जाके एक बार माइंड मैप के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन ही मिल जाए, मतलब आपको पहले से ही आ जाए जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप पीछे बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।